जानने जा रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति के बारे में। तो 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई। इससे पहले भी बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह हुआ करते थे, लेकिन वो क्या होते थे, लोकल होते थे, स्थानीय होते थे और उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसे दबा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो 1857 की क्रांति हुई ये बहुत ही ब्रॉड एरिया में हुआ, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में हुआ, जिसके कारण इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हम लोग कहते हैं। लेकिन इसके क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे, किसके कारण 1857 की क्रांति की आवश्यकता पड़ी? हम भी पहले भी राजा के गुलाम थे, अब अंग्रेजों को गुलाम थे, लेकिन क्या ऐसे रीजन थे जिनके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी? तो जब अंग्रेज लोग थे उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण करना स्टार्ट किया। कहने का मतलब ये था कि पहले क्या था कि ठीक है हम राजा के अधीन थे, फिर भी अच्छे से जीवन यापन हो रहा था, जो भी था अपना मैटर था, अपने लोग थे, अपने लोगों द्वारा अपने पे शासन किया जाता था, तो वहां पे ज्यादा डिस्प्यूट नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज जैसे ही भारत में आए, करने आए थे व्यापार, बट उन्होंने यहाँ की कंडीशन को भापा और वो जान गए कि यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सिर्फ व्यापार से ट्रेड से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमको क्या पॉलिटिकली भी स्ट्रांग होना है। तो उन्होंने यहाँ के लोगों का शोषण करना स्टार्ट किया। वो विदेश से आए थे, लेकिन हमारे यहाँ आकर के बहुत सारे सिस्टम लाया, जैसे अस्थायी परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम लाया, मोनोपोली सिस्टम लाया, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब सिस्टम ला करके हमारे ही जमीनों को वो लोग कब्जा कर लेते थे। लॉर्ड डलहौजी ने एक ईमान कमीशन बनाया जिसमें 35,000 ईमान कमीशन बनाया उन्होंने, और 35,000 1852 ईस्वी में ईमान कमीशन की स्थापना की लॉर्ड डलहौजी ने। अब 35,000 जागीरों की जांच कराई और 21,000 जागीरों को उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और उसने कहा कि ये जो जागीर हैं ये अब अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, और जो छोटे किसान थे, जो किसान थे वो अब मजदूर बन गए, जो छोटे साहूकार थे उनकी भी बड़ी शोषण हुआ। तो इस तरह से आर्थिक कारण ये सब थे, जिसके कारण लोगों को लगा कि इनका विद्रोह करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उठा करके ले जाते थे वो लोग, और अपने देश में उसे तैयार करके हमारे ही देश में ला करके उसे ऊंचे दामों पे बेचते थे, और हमारे जो छोटे मोटे उद्योग थे उसको खत्म कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका आर्थिक कारण। सेकंड होता है सामाजिक कारण। आइए, सेकंड जो कारण था सामाजिक कारण, सोशल रीजन, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सोशल एंड रिलीजियस रीजन। अब देखिए, इंडिया में कोई तभी तक शासन कर सकता है जब तक वो वहां के लोगों के, यहाँ के लोगों के क्या धर्म के बारे में कुछ न बोले, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करे, कोई बोलने वाला नहीं। बट जैसे ही हमारे सोशल में इंटरफेयर कोई बारी करता है, सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में, तो हम तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं। अभी देखिए, अभी भी वही ध्रुवीकरण चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला विवाद। तो धर्म के बारे में जैसे ही बात की जाती है, हमारे यहाँ के लोग अलग ही, उनको अलग ही डोज मिल जाता है और मोटिवेट हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने धर्म की रक्षा के। तो सामाजिक कारण में, अब पूछेंगे सामाजिक कारण में क्या उन्होंने किया? देखिए, पहले हमारे यहाँ सती प्रथा, उन्होंने सती प्रथा बंद किया, बाल प्रथा बंद किया, और बहुत सारे ऐसे कुरीतियां थी हमारे समाज में जिनको उन्होंने बंद कर दिया। और अब आते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस पे, सामाजिक और धार्मिक कारण। सबसे पहले नस्ली भेदभाव। जो अंग्रेज कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे वो भारतीय सैनिकों के साथ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए सैनिक वर्क कर रहे थे, उनके साथ अपार्थमेंट करते थे, बड़ा भेदभाव करते थे, उनको काला निग्रो करके पुकारते थे, बहुत बेइज्जत करते थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था
जिसके कारण सैनिक असंतुष्ट होने लगे, जो कर्मचारी थे वो असंतुष्ट होने लगे। सेकंड काज था सती प्रथा, बाल हत्या, विधवा विवाह निषेध। मतलब भारतीय संस्कृति में सती प्रथा को ठीक माना गया था, हालांकि ये कुप्रथा था, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को जबरन आग में नहीं झोंकना चाहिए, लेकिन ये मान्यता थी भारतीय रूढ़िवादियों की और पुरानी परंपरा थी, तो इसको रोक दिया अंग्रेजों ने। बाल हत्या रोक दिया, भ्रूण हत्या जो होता था बाल हत्या रोक दिया, विधवा विवाह रोक दिया। विधवा विवाह को भी इन्होंने मना कर, इन्होंने क्या किया, विधवा विवाह जो रोका गया था, हिंदू धर्म में कहा गया कि विधवा विवाह नहीं करना है, उन्होंने कहा नहीं विधवा विवाह हो सकता है। ये सभी ऐसे कागज थे जिससे इनसे रूढ़िवादी प्रवृत्ति के जितने लोग थे वो लोग नाराज हुए, भारत के लोग, और उनके मन में इनके प्रति द्वेष आ गया। 1813 ईस्वी में, अब एक और काज है, 1813 ईस्वी में एक प्रावधान आया जिसके अकॉर्डिंग मिशनरी भारत में आए और वो अपने धर्म का प्रचार करने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ ठीक है, कोई भी धर्म आए अपना प्रचार कर सकता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत में सदैव उसी रही है। लेकिन 1813 के ईस्वी के प्रोविजन के बाद जब ये लोग आए तो ये लोग अपने धर्म का प्रचार तो करते थे, लेकिन अन्य धर्मों का मजाक उड़ाते थे, बाजारों में मजाक उड़ाते थे, लोगों को भला बुरा कहते थे और इष्ट देवी देवताओं को बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे कि मतलब कमजोर बताते थे अपने धर्म की उपेक्षा हमारे धर्म को। तो लोगों में एक और रीजन आया कि भाई इनसे विद्वेष किया गया और उनको पता था कि ये स्थितियां कंपनी के द्वारा बुलाए गए लोग हैं। ठीक है, आगे 1850 ईस्वी में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट लाया, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हिंदू या मुस्लिम अपने धर्म को छोड़ करके मिशनरी बने, मतलब ईसाई बने, इनके धर्म में परिवर्तित हुए, अंग्रेज बने हैं, उनको अपने माता पिता के संपत्ति में अधिकार था। लेकिन इसके पूर्व क्या था कि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसके पास कोई भी ऐसा राइट्स नहीं था कि वो अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में से कुछ भी शेयर पा सके। लेकिन रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट ला करके अंग्रेजों ने कहा कि अगर कोई मिशनरियों के द्वारा कन्वर्जन किया गया, अंग्रेज बनाया गया, तो क्या कर सकते हैं, ईसाई बनाया गया तो क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकते हैं। थर्ड, सबसे लास्ट जो कागज था, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक अंग्रेजों ने यहाँ पे किया, इसके पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था, मंदिरों मस्जिदों पे सिर्फ टैक्स लगा दिया। इन्होंने कहा जो भी जितने भी मंदिर और मस्जिद है उन सब पे क्या होगा, टैक्स लगेगा, और इस बात से हिंदू और मुस्लिम दोनों खफा हो गए और विद्रोह का एक और रीजन तैयार हो गया। और आते हैं विद्रोह के कारण के नेक्स्ट रीजन क्या था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो देखिए जैसे ही इन्होंने ट्रेड के बाद अपना थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ाया, आर्थिक किया, सामाजिक में इंटरफेयर किया, उसका राजनीतिक पॉलिटिकल में तो पहले से ही थे इन्वॉल्व थे। प्लासी के युद्ध के बाद, फिर बक्सर के युद्ध जीतने के बाद एक पूरे वर्चस्व में आ गए, पॉलिटिकली एकदम स्ट्रांग हो गए। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सहायक संधि निकाली, सहायक संधि सब्सिडारी एलायंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के अकॉर्डिंग उसने कहा कि जो भी हमारे संधि को मानेगा उसे हम बाहरी आक्रमण से उसकी सुरक्षा करेंगे, बाहरी और आंतरिक दोनों। लेकिन उनका कुछ शर्तें थी, जैसे उन्होंने कहा कोई भी राज्य जो कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी से पैचअप है या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस एलियंस के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा, ना ही उसे संधि करेगा विदाउट एनी परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश के कोई भी राज्य दूसरे राज्य से मित्रता
या मित्रता या संधि या कहिए युद्ध, ये काम नहीं कर सकता है, उसमें कंपनी की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। सेकेंड चीज था, उन्होंने कहा कि जो भी राज्य है उन्हें एक सैनिक टुकड़ी, अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी अपने खर्चे पे अपने राज्य में रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक ये हो गया। अगला जो उनका एक शर्त था, एक कंडीशन था, उन्होंने कहा कि एक हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव एक ग्रुप होगा जो कि आपके कोर्ट में रहेगा, राजा या नवाब के कोर्ट में रहेगा, और वो परामर्श देगा, एडवाइस देने के लिए वहां पे रहेगा। इनडायरेक्टली ये लोग उन राज्यों को क्या करना चाहते थे, उन राज्यों को इनडायरेक्टली हड़प लिए थे, एक किंग मेकर का काम करने लगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आया सबसे दुष्ट प्राणी जो गवर्नर था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी जिसका नाम है हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी। इसने कहा जिन राज्यों के पास, जिन रियासतों के पास अपने उत्तराधिकारी नहीं है, वो दूसरे को गोद नहीं ले सकते हैं। इसी क्रम में इसने इन स्थानों पे क्या इस पॉलिसी के गार्डिंग इस पे कब्जा कर लिया, इन क्षेत्रों पे, जैसे सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागहाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। सतारा में 1848 में, जयपुर संबलपुर में 1849 में ये कब्जा किया इस नीति के अकॉर्डिंग, बागहाट में 1850 में, उदयपुर में 1852, झांसी में 1853, नागपुर में 1854 में। इसी क्रम में अवध के नवाब को उनकी राजनीतिक कामकाज को गलत बता करके उनके भी राज्य को, उनके भी क्षेत्रों को इन्होंने कब्जा कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया, जिसके कारण अवध में विद्रोह हो गया। वाजिद अली शाह नाम था उनका। ठीक है, और आगे हम काजेज ऑफ रिविलियन, विद्रोह के कारण में नेक्स्ट काज पढ़ेंगे हम लोग, वो है सैनिक कार्य। सैनिक कारण के, अब देखिए सैनिक कार्य मिलिट्री कॉज में क्या होता है कि जो हमारे देश के सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, एक जैसे सैनिक सोल्जर्स, उनके साथ बड़ा भेदभाव किया जाता था। जो अंग्रेज मतलब गोरे जो सैनिक होते थे, गोरे सैनिकों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी 1104 रुपए पर डे मतलब महीने का खर्च करती थी, जबकि हमारे देश के जो हमारे भाई बंधु थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए सोल्जर काम कर रहे थे, उन्हें 156 रुपए भत्ता दिया जाता। सबसे बड़ी विडंबना ये है, बताइए कितना कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम है ना, 7-8 गुना कम पैसा इनको मिलता था। अब बताइए कैसे होगा, अब वही काम, सेम काम जो करते हैं वही काम इनको करना है, बल्कि निम्न कोटि के जितने भी काम होते थे भारतीय सैनिकों को ही दिया जाता। और जो उनका सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता था वो सूबेदार तक ही होता था, सूबेदार ही बनना है, ये डिक्लेयर कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि भारतीय सैनिक बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाएगा तो किस पे जाएगा, सूबेदार वाले पोस्ट पे जाएगा। एक रीजन तो ये सैनिक कारण। दूसरा एक सैनिक कारण था कि पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म में यह नियम था कि समुद्र के पार मतलब किसी समुद्र को पार करके जाने पर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस कारण जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया, जब बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट थी उसको बर्मा जाने का आदेश दिया गया, कहा गया कि आप बर्मा जाइए। उन सैनिकों से कहा गया कि आप लोगों को कहाँ जाना है, बर्मा जाना है और वहां पे युद्ध करना है। तो वहां के सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये करने पे हमारा धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और जिस कारण हम म्यांमार या बर्मा जाने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहना ही था कि इन सभी जिन्होंने इस आदेश को नहीं माना, अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया, फांसी पे चढ़ा दिया। सोचिए कि हमारे देश में आए थे ट्रेडर्स,
व्यापारी आए थे और बन गए शासक। ये सब दिक्कतें थी और जिसके कारण ये मिलिट्री कागज हुआ और ये हो गया मिलिट्री कागज, जिसके कारण 1857 के विद्रोह का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद्रोह करने के लिए या अपने साम्राज्य को जलाने के लिए इन्होंने एक चिंगारी दे दी थी। किसी भी देश की मिलिट्री अगर खुश है समझिए उस देश में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो काम किया इन्होंने ये बहुत ही दुष्परिणाम इनको देकर गया। 1857 की क्रांति में सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। और अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे तत्कालिक कारण, रिसेंट जो रीजन था, ठीक है। नवीन इनफील्ड राइफल का प्रयोग, इसका मतलब समझिए इसके पहले जो बंदूक भारतीय सैनिकों या ब्रिटिश सैनिक जो यूज करते थे उसका नाम था ब्राउन ब्रेस, जो कि लोहे की बनी हुई होती थी और उसमें दिक्कत नहीं था। लेकिन जो नवीन इनफील्ड राइफल्स आया, नवीन इनफील्ड राइफल आया, इसमें जो कारतूस लगता था उसका जो खोल था वो गाय और सूअर की चर्बी से बनता था और जिसे सैनिकों को दांतों से खींचना पड़ता था और उसे लगाना पड़ता था। तो दोनों दशा में न हिंदू तैयार थे और न ही मुस्लिम तैयार थे इस नवीन इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने के लिए। और इसी के कारण मंगल पांडे जी ने क्या कर दिया था, मंगल पांडे जी ने इसे यूज करने से मना कर दिया और क्या किया इन्होंने, दो मेजर ह्यूसन और मेजर बाथ को गोली मार दी। समझिए किसको मारा, मेजर ह्यूसन और मेजर बाथ को क्या किया इन्होंने, गोली मार दी। और समझ जाइए 34वें नेटिव इनफील्ड के पैदल सैनिक थे इन्हें, और क्या किया इन्होंने, इन्हें 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को एक कोर्ट में फैसला देकर के इन्हें तत्काल फांसी पे चढ़ा दिया गया। और इस तरह से 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। और 10 मई को क्या हुआ, 1857 की क्रांति का स्टार्ट कर दिया गया, जबकि इसका डिसीजन ये था, प्लानिंग ये थी कि 31 मई को यह विद्रोह स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश लोगों में एग्रेशन बहुत ज्यादा था और 10 मई को ही ये स्टार्ट हो गया। और उसका प्रतीक था, 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल और रोटी, यही था। और इसी तरह पार्ट 2 में अब आगे बात करेंगे कि किन हीरोज कौन हमारे इस रिवॉल्यूशन के रिवोल्ट के कौन हीरो थे, कौन हीरोइन थे, मतलब जैसे झांसी की रानी के बारे में बात करेंगे, टाटा टोपे के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।